हेलो एंड वेलकम टू सिफलन क्लासेस। बच्चों अभी लास्ट जो लेक्चर आपके पास आया है उसके अंदर हमने लास्ट कहाँ तक डिस्कस किया है बेटा? उसके अंदर हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, देन फिर नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव ऑन करेंगे बेटा। तो बेटा कौन सा लॉ चल रहा है अपने पास? लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अभी अपन ने जो रीसेंट एग्जांपल देखा था वो किसका देखा था बेटा? H2O और H2O2 का। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई नाइट्रोजन, अगर अपन नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। बेटा ये बहुत सारे कंपाउंड्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। वन बाय वन अपन सारे कंपाउंड्स के बारे में डिटेल स्टडी से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड है। जैसे मैं इसे एक टेब्यूलर फॉर्म में बना रहा हूं बेटा इसको। ठीक है, यहां हम बेटा नाइट्रोजन की बात करेंगे, यहां हम ऑक्सीजन की बात करेंगे एंड यहां पर उसके कंपाउंड्स की बात करेंगे। अपने पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो पहले समझा देता हूं बेटा। जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक वेट होता है बेटा वो 14 ग्राम होता है, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक वेट होगा बेटा वो 16 ग्राम होगा अपने पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं नाइट्रोजन के कंपाउंड की बात करूं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं बेटा तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को क्या करते हैं बेटा? फॉर्मेशन करते हैं। जो पहला कंपाउंड है अपने पास वो आता है N2O। दूसरा बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो दूसरा कंपाउंड बनाएंगे बेटा NO। थर्ड वन अगर बात करूं तो N2O5। अगर मैं फोर्थ वन की बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और क्या बनाते हैं बेटा? N2O3 बनाते हैं। फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो NO2। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर अपन वेट रेशियो देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या क्या वेट रेशियो रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 आइटम है तो सीधी सी बात है पहले वाले के अंदर नाइट्रोजन कितना यूज आ रहा है बेटा? 18 ग्राम यूज आ रहा है। ऑक्सीजन का सिंगल आइटम है तो कितना यूज आ रहा है बेटा? ये 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड वाले के अंदर नाइट्रोजन 1 है मतलब 14 ग्राम है बेटा। ऑक्सीजन कितना है अपने पास? 1 है तो यहाँ पे भी कितना है बेटा? 16 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा नाइट्रोजन कितना है बेटा? थर्ड वाले में 2 आइटम्स हैं बेटा तो 28 ग्राम्स हो गया, और ऑक्सीजन के 5 है तो 16 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? बताओ। ये हो गया बेटा अपने पास 80 ग्राम हो गया। इसके अंदर देखो बेटा, इसके अंदर भी नाइट्रोजन कितना है? 28 ग्राम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा? 48 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे 14 ग्राम और ऑक्सीजन बेटा 2 है तो कितना आ गया? 32 ग्राम। अब देखो एक काम करते हैं अपन इसमें एक का जो मास है बेटा उसको क्या कर देते हैं? बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया? फिक्स। देखो नाइट्रोजन के मैक्सिमम अपने पास 28 ग्राम यूज हो रहे हैं तो ये बचे हुए सबको भी कितना मतलब कर देते हैं अपन लोग? 28 ग्राम ही कर देते हैं। वो कैसे? अगर इसके 14 यूज हो रहे हैं तो इसका 16 यूज हो रहा है। अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूंगा तो बेटा मैं इसको भी इंटू क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं इंटू 2 कर देता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? इंटू 2 हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट अब कितना हो जाएगा इस वाले केस में? इसमें बेटा 32 हो जाएगा ना, 32 ग्राम यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा? 64 ग्राम। ठीक है, चलो रेशियो ले लेते हैं बेटा सारे की सारे। ये तो 28 ग्राम है ही है, ये वाला भी 28 है, और ये वाला भी कितना है बेटा? 28 ग्राम ही है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे कितना है? 16 ग्राम है, यहाँ पे कितना है? 32 ग्राम है, यहाँ पे कितना है बेटा? 80 ग्राम, यहाँ पे कितना है? 48, और यहाँ पे कितना है बेटा? 32। इन सबको बेटा 16 से डिवाइड करके एक सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसको करेंगे तो बेटा कितना आएगा बताओ? 2। इसको करेंगे तो बेटा 5 आएगा। इसको करेंगे तो बेटा 3, और इसको करेंगे तो बेटा 4। ठीक है, तो आप देखोगे जरा अगर मैं नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन की बात करता हूं, ठीक है, इन सबका तो रेशियो 28 कर लिया तो 1 रेशियो इसमें ही आएगा। देखो इसका फर्स्ट वाले का क्या आएगा? 1 रेशियो। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं बेटा यहां से, बहुत बेसिक सी चीज थी ये। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें जो रेशियो आ रहा है वो कैसा आ रहा है बेटा? 1:1, इसमें 1:2, इसके अंदर बेटा 1:5, इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा? 1:3, और इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा? 1:4। और ये सारे के सारे जो रेशियोज है बेटा इनको सिंपल रेशियोज बोला जाता है और रेशियोज इन होल नंबर बोला जाता है। आई थॉट ये अब बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर नहीं भी होता है तो अपन इसको आगे फर्दर डिफाइन करेंगे जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।
चलो बेटा बढ़ते हैं अपने। देखो बेटा ये वाला जो लॉग है, मतलब ये वाला जो लॉ है अपना, इसको आप हैशटैग लॉ बोलो या फिर मैं कहूँ कि ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है, पर फिर भी अपन तो इसको जैसे अपन ने बोला है उसी टाइप में अपन लोग इसको पढ़ेंगे। अपन इसको फोर्थ जो अपना लॉ स्टार्ट हुआ है इसमें ही पढ़ेंगे बेटा। क्या है बेटा ये? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन का लॉ क्या कहता है हमारे पास यहां पे, जरा देख लो बेटा एक बार। देखो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में क्या है ना बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है, या एनसीईआरटी में तो है नहीं, मतलब अगर और आप रेफरेंसेस से पढ़ोगे वहां इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको थोड़ा समझने में क्या आती है बेटा, प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। देखो अगर मैं रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन है बेटा व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट सेपरेटली, ठीक है, दो एलिमेंट जब तीसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं बिल्कुल अलग अलग, ठीक है, तो बेटा कॉमा लगा के लिखना है यहां से द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स, या कंपाउंड्स बोले अपन, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड विद रेस्पेक्ट टू थर्ड कंपाउंड आर इन सिंपल एंड इन होल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे किससे बेटा? तीसरे एलिमेंट से सेपरेटली, ठीक है, जो पहले और जो सेकंड जो कंपाउंड तुम्हारा फॉर्म होगा, ठीक है, उसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे बेटा? जो थर्ड कंपाउंड तुम्हारा फॉर्म हो रहा है उससे, तो वो बेटा किस रेशियो में रहने वाले हैं? सिंपल रेशियो में रहने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से बेटा। ये देखो एग्जाम्पल ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे कार्बन, और दो एलिमेंट ले लिया बेटा, दूसरा ले लिया सल्फर, ठीक है। पहला कौन सा लिया? कार्बन, और दूसरा लिया है मैंने बेटा क्या? सल्फर। बेटा कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो थर्ड एलिमेंट है। देखो बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये वाला कौन सा एलिमेंट है बेटा अपने पास? थर्ड एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड एलिमेंट है, और ये कंबाइन कर रहा है बेटा किसके साथ? थर्ड के साथ। तो आपको पता है जब कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? CO2। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? यहाँ पे SO2। क्या प्रोड्यूस करता है? SO2। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे कार्बन रेशियो ऑक्सीजन लूंगा तो कार्बन का वेट कितना है बेटा? 12 ग्राम, और इसका कितना है बेटा? 32 ग्राम। थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे अगर आप इसका रेशियो लेते हैं, फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 3:8। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना इसको, ठीक है। अगर सिमिलर कंडीशन में मैं SO2 की बात करूं तो यहाँ पे बेटा सल्फर रेशियो में क्या लूंगा? ऑक्सीजन। तो सल्फर का खुद का वेट कितना होता है? 32 ग्राम, रेशियो ऑक्सीजन का भी कितना है बेटा? 32 ग्राम। तो ये किस में आया बेटा? 1:1 के अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा लॉ ये नहीं कहता है कि भाई इनका तुम्हें रेशियो निकालना, लॉ ये बात बताता है कि अगर ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं बेटा? कंबाइन करते हैं। जैसे कार्बन सल्फर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है बेटा? कार्बन डाई सल्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाई सल्फाइड। तो यहाँ पे अगर मैं CH2 के रेशियो की बात करता हूं तो ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे इनका रेशियो ले रहा हूं तो इनका रेशियो क्या होगा बताओ भाई? कार्बन तो 12 है ही है, सल्फर 1 32 होता है, 2 कितना हो गया बेटा? 64। तो 12 रेशियो कितना आया बेटा? 64। जरा 4 से काट के देखो बेटा कितना आएगा? 3:16। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो अपने पास जो थर्ड जो कंपाउंड बना है, अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं बेटा जो मेरे पहले कंपाउंड बने हुए हैं उससे, तो वो किस में आना चाहिए बेटा? सिंपल और होल नंबर में आना चाहिए। जैसे मैं इसका रेशियो इसके साथ लेके देखता हूं बेटा, किसका? जैसे मैं यहां पे रेशियो ले रहा हूं किसका बेटा? CO2 रेशियो क्या ले रहा हूं बेटा? CH2।
CO2 रेशियो मैंने क्या लिया बेटा, CS2। तो देखो बेटा CO2 का कितना आया बताओ, 3/8, और उसका कितना आया बेटा 3/16। तो देखो बेटा 8 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 से गया, तो कितना आएगा CO2 रेशियो CS2 कितना आया बताओ, 2:1। तो बेटा जो ये 2:1 है बेटा, ये किस में है बेटा, सिंपल रेशियो, और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, होल नंबर रेशियो, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो निकल के आया है, किस में निकल के आया है, सिंपल रेशियो निकल के आया है। बहुत ही सिंपल है, दोबारा से एक्सप्लेन थोड़ा समझाते हैं इसको। देखो देखो अपने पास फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ये कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कौन है बेटा यहाँ पे, ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा CO2 प्रोड्यूस करेगा, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा SO2 प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे CO2 का रेशियो निकाल लो, यहाँ पे SO2 का रेशियो निकाल लो, ठीक है। और इन दोनों के रेशियो को कंपेयर करना है अपन को कि अगर कार्बन ने सल्फर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो इनका जो रेशियो आएगा और जो ये वाले जो रेशियो आए, ये किस में आना चाहिए बेटा, सिंपल और होल नंबर के अंदर आने चाहिए। आई थॉट अभी सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ आने वाला है वो है बेटा गे-लुसैक का लॉ है। किसका बेटा, गे-लुसैक साहब का है। पर उसके बढ़ने से पहले बेटा आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको नोट डाउन कर ले। मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास इस यहाँ पे फिफ्थ जो लॉ है अपना, किसका बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो अपना फिफ्थ लॉ है बेटा वो आता है गे-लुसैक साहब का। बेटा ये जो गे-लुसैक है और इसके बाद जो एवोगैड्रो पढ़ने वाले हैं बेटा, इनको तो मतलब आप ये समझिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे थोड़ी बहुत भी इनमें दिक्कत रह जाती है तो अपने पास जो अगला चैप्टर आने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे बेटा सारे गैस, क्योंकि ये जो लॉज हैं गे-लुसैक का है चाहे वो एवोगैड्रो है बेटा, ये गैसेस के लिए डिफाइन करे गए हैं। और वहाँ पे आप जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे, वहाँ पे गैसेस स्टेट पढ़ोगे, तो वहाँ पे बेटा इनकी डिटेल स्टडी कराई जाएगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं एक्चुअली ये है क्या। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा पहले कि क्या, एग्जाम्पल से, डेफिनेशन से ज्यादा बेहतर बेटा है, किससे समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा सपोज दैट कि अपनी नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है बेटा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये फॉर्मेशन करती है बेटा किसका, अमोनिया का। किसका फॉर्मेशन कर रही है बेटा, अमोनिया का क्या करती है, ये फॉर्मेशन कर रही है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं तो इसके 3 मोल यूज हो जाएंगे और ये कितने बन जाएंगे बेटा, 2 मोल, ठीक है। तो देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं कि अगर 100 ml मान लो, अगर सीधी सी बात है गैसेस है तो बेटा इनका क्या होगा, वॉल्यूम कंसीडर होता है। नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में बेटा, गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में, गैस, और अमोनिया भी क्या होती है बेटा, गैस ही होती है, ठीक है ना। अगर मैं 100 ml नाइट्रोजन ले रहा हूं तो उसके लिए हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, 300 ml। कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, 300 ml जो है वॉल्यूम किसका रिक्वायर्ड होगा आपको बेटा, हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड होगा। उससे बनने वाली अमोनिया कितनी बनेगी बेटा आपके पास, 200 ml। कितनी बनेगी, 200 ml। देखो बेटा ये चीजें फिक्स नहीं होती, क्यों, क्योंकि अभी आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अभी जो आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में आपको पता लगेगा एक वर्ड होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, पर यहाँ पे अपन उसको बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली बेसिक में आपको सिखाएंगे। अगर इसका सीधी सी बात है, इसका 100 ml अगर अपन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन कितनी यूज होगी, 300 ml, और बनने वाला प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, 200 ml होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके, अगर इस वॉल्यूम को मोल से भी कंपेयर करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे बेटा 1 मोल है, यहाँ पे कितना है 3, और वहां पे कितना है बेटा 2। अगर देखो ये तो वॉल्यूम होगा इसके, तो वॉल्यूम किस रेशियो में आ गए अपने पास, यहाँ पे 1:3:2, अगर ये मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। और बेटा ये जो, अगर मैं चाहे इसको प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे, देखो नाइट्रोजन से अगर इसको अमोनिया को देखोगे तो किस रेशियो में आएगा, 1:2 के अंदर आएगा बेटा। अगर मैं इससे इसको देखता हूं तो ये किस में आएगा बेटा बताओ, 3:2 में आएगा। और अगर मैं कंप्लीट की बात करता हूं तो 1:3:2। बेटा ये एक बहुत सिंपल रेशियो है, किसमें है बेटा, सिंपल रेशियो। गे-लुसैक ने कहा जब एक से ज्यादा गैसेस रिएक्ट करती है ना बेटा, तो उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है अगर अपन उसके कंपेयर में इनका रेशियो लेंगे तो बेटा वो रेशियो कैसा आने वाला है अपने पास, सिंपल और होल नंबर के अंदर आने वाला है, ठीक है बेटा। इससे इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा, उतना अच्छा बेटा न्यूमेरिकल से क्लियर होगा, ठीक है ना। अब जरा देखो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, देखो मैं कह रहा हूं व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन, व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन बर्न in the presence of oxygen, in the presence of oxygen and produce
एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको बताना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वाटर। ठीक है, आपको नॉर्मली इनके वॉल्यूम्स बताने हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अगर मीथेन है, मीथेन क्या है बेटा? एक हाइड्रोकार्बन है, और आपको पता है अगर हमें किसी भी चीज को जलाना है तो सीधी सी बात है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं तो सीधी सी बात है इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा। देखो अगर मैं आपको नॉर्मली इसको बताऊं कि भाई एक लिखने का तरीका ये भी होता है CH4 + O2 गिव्स CO2 + वाटर, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है जिससे हमें कोई यहाँ पे लेना देना है नहीं, हीट तो निकालने वाला है ही नहीं है। ठीक है ना, वाटर भी यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, तो अपने पास बेसिकली है कौन? CH4 O2 एंड CO2। ठीक है बेटा, अगर देखो अगर हाइड्रोकार्बन मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, XYZ कोई सा भी हो, ठीक है, हर किसी में आपको बैलेंसिंग में थोड़ी सी क्या आएगी बेटा? प्रॉब्लम आएगी, पर उसके लिए भी अपने पास जुगाड़ है पूरा की पूरा। उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन याद रखें बेटा, CnH2n + 2 + 3n + 1/2 O2 gives NCO2 + n + 1 H2O। और बेटा यहां पे ये n है बेटा, ये नंबर ऑफ कार्बन है। अगर मैं इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर पुट कर देता हूं, देखो अगर मैं यहां पे जैसे C1H4 है ये, ठीक है, तो यहां पे n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो देखो n के C1H2n 2 × 1 + 2, तो 2 × 1 2 हो गया, +2 कितना हो गया? 4 हो गया, तो CH4। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो कार्बन कितना है बेटा? 1, तो देखो 3 × 1 + 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4/2। तो इसके कितने मोल यूज होंगे? 2। अभी इसको भी बैलेंस नहीं है बेटा, अब इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसके 2 मोल्स आ जाएंगे। NCO2 जितने कार्बन है उतना ही लगाना है, तो 1 आ जाएगा। n + 1 H2O कितना है? कार्बन 1, तो यहाँ पे H2O कितने मोल आएंगे बेटा? 2 आएंगे। देखो बैलेंस करूँ इसको, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कितने बेटा? 2, तो सीधी सी बात है मुझे यहाँ पे यहां पे कितना ऐड कर दिया बेटा मैंने? 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2, और 2 ही H2O के अंदर है, तो यहाँ पे भी बेटा कितने से ऐड करना पड़ेगा अपन को? 2 से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस। अगर आपको ये नहीं भी लिखना आता है तो आप इस रिएक्शन को इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए एप्लीकेबल है, 100% वर्क करेगी। n की वैल्यू पुट करके आप पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज हम रिडॉक्स पढ़ाएंगे वहां पे तो आपको डिटेल में सिखाएंगे बेटा बैलेंसिंग किस तरह से करी जाती है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ना है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली क्या कर लो बेटा? याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन है अपना 100 ml क्या है बेटा अपने पास? मीथेन का जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, जो मीथेन का बेटा जो वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है? 100 ml। देखो अगर आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 100 ml है तो बेटा ऑक्सीजन कितनी यूज होगी यहाँ पे? 200 ml अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ। और बनने वाली CO2 कितनी होगी बेटा? अगर CO2 की बात करता हूँ, CO2 कितनी बनेगी यहाँ पे? 100 ml। अरे हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर रिएक्शन बैलेंस कर दी तो इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या कर दो बेटा? सेट कर दो। मैंने क्या पूछा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आया बेटा? बताओ। 100 ml सर। एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ गया बेटा? 200 ml। लो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन को तो हम क्वेश्चन में नहीं मानते हैं बेटा, ठीक है ना। बट अभी लॉज में बेटा थोड़े सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज जब मोल स्टार्ट होगा तो आपको मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में। लिख लीजिए इसको, पॉज, वीडियो पॉज कर रहे हैं हम। हाँ जी बच्चों, लिख लिया होगा आपने। अच्छा बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है अपन लोगों ने, यहाँ पे O2 का वॉल्यूम निकाला है, तो यहाँ पे अपन ने O2 का करो बेटा वॉल्यूम, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है बेटा? 100 ml है, और वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया बेटा? 200 ml आया है। ठीक है, ये है अपने पास कौन सा लॉ बेटा? गे-लुसैक लॉ। अब अपने पास जो लास्ट एंड फाइनल लॉ बचता है बेटा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो कौन सा है बेटा? एवोगैड्रो लॉ। आओ समझाते हैं उसको। देखो बड़ा बहुत ही सिंपल सा लॉ है बेटा, ठीक है। इस लॉ में क्या किया है इसने?
वॉल्यूम को रिलेट किया है किससे बेटा, मोल से। किससे रिलेट किया है, मोल से रिलेट किया है, ठीक है। गेलुसेक लॉ और ये इस लॉ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही लॉ बेटा किसके लिए डिफाइंड है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है। बस इसने कुछ कंडीशंस को बिल्कुल क्या कर दिया है, बिल्कुल एकदम मैं कहूं तो फिक्स कर दिया है। जैसे मैं अगर एवोगैड्रो की बात करता हूं तो बेटा इसकी कंडीशंस क्या क्या है, इसने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली बात तो इसने टेम्परेचर को क्या किया है बेटा, कांस्टेंट कर दिया। साथ के साथ इसने प्रेशर को भी क्या किया है बेटा, कांस्टेंट कर दिया। उसके अलावा जितनी भी और जो फिजिकल कंडीशंस होती है उन सबकी सबको इसने क्या रखा बेटा, सेम रखा, ठीक है। अभी आने वाले एक लेक्चर में जब भी अपना ये आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे बेटा एक इक्वेशन आती है, जैसे पीवी इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी बोलते हैं जिसको, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये आने वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां से चीज समझ में आ जाएगी तुमको बहुत अच्छी से, एवोगैड्रो लॉ क्या है। देखो प्रेशर को इसने क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर को इसने कांस्टेंट कर दिया। आर बेटा पहले से ही कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो हमको यहां समझ में आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, N। यही है बस एवोगैड्रो लॉ, खत्म, ठीक है बेटा। तो इसने यही बताया अगर कोई भी गैस रिएक्ट कर रही है तो उनकी जो वॉल्यूम है और जो उसके मोल का जो रेशियो होगा बेटा, वो बहुत ही क्या होगा, सिंपल रेशियो में होंगे और होल नंबर में होंगे। जैसे कि अभी जो लास्ट जो अपने एग्जांपल लिया है गेलुसेक का, उसको भी अपन किसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं बेटा, एवोगैड्रो के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने एक वैल्यू दी है बेटा, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही नींव है अपने किसकी बेटा, मोल कॉन्सेप्ट की। देखो एवोगैड्रो को बेटा Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू याद रखना 6.02 × 10⁻23, ठीक है। ये वैल्यू आपके जो मोल का जो फर्स्ट लेक्चर होगा ना बेटा, उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं बेटा, ठीक है। कि भाई एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है बेटा इसको। कितना होता है वो, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो बस बेटा आज के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम इसको यहीं खत्म करेंगे और इस पे वक्त जाया ना करते हुए अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा उसको स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वो क्या होने वाला है बेटा, वो होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं बेसिकली बेटा अब तक की बात करूं तो अब तक बेटा अगर मैं बोलूं तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी नहीं है ठीक से। ये चैप्टर एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल सेक्शन तुम्हारा नीट में कवर अप करेगा वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, यहां से स्टार्ट होगा। लॉज पे अपन को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लॉ को एक बार पढ़ना है, समझना है, बस नोट कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले कॉपी खोलनी है और बस उनको पढ़ के चले जाना है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 0.01% भी क्वेश्चंस के आने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां पे जो चीज अपनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर अपन को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। पहले लेक्चर में भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूं, और जिस दिन आपका नीट का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले भी बेटा आपको यही समझाऊंगा मैं कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर उस पर वर्क करोगे तो ही बेटा आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज वीक टॉपिक्स पे आपने वर्क किया, ये सिंपल है, आपको समझ में भी आ जाएगा। चाहो तो इन पे लॉस पे आप हजारों क्वेश्चन कर लो, पर उसका इफेक्ट क्या है, जीरो इफेक्ट, ठीक है। पर अगर ये थोड़ा टफ पड़ता है, इसके न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे फेज में बनते हैं, तो बच्चा क्या करता है, इसको स्किप कर देता है, ठीक है, कि भाई लॉस तो अच्छे है ही है ना। नहीं बेटा, लॉस सिर्फ अच्छे होने से चैप्टर अच्छा नहीं हो जाएगा बेटा। चैप्टर को अच्छा करना है तो आपको जो उस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे भारी टॉपिक्स है ना बेटा, उनके ऊपर मेहनत करनी होती है। जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स यहां बना ली ना, 12th में सोल्यूशन आधा खत्म, आधा चैप्टर आ जाएगा आपको 12th का सोल्यूशन, इस बात की मेरी श्योरिटी है। बट उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको यहां पे, अब से मैंने लिख दिया मोल कॉन्सेप्ट, इसके साथ मैंने एक वैल्यू जोड़ी है Na, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे एक्सप्लेन करूंगा कि भैया इसका क्या रीजन है, इससे क्यों मैंने इस वैल्यू को इसके लिए लिखा है बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और मोल क्या है, अगर मैं नॉर्मली थोड़ा सा आपको जनरली बताऊं इसके बारे में, तो मोल कुछ नहीं है बेटा। नॉर्मली लोग वैसे ही डरते हैं मोल से। मोल को बोल लो फ्रैक्शन ऑफ मास, मोल को बोल लो इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने आयन, इतने ह्यूमन बोल लो, पर उनका मास इक्वल होना चाहिए बेटा, ठीक है। इतने ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस का नंबर इतना हो जाएगा ना बेटा, तो इसको 1 मोल ह्यूमन बोलेंगे अपन। तो सोच के देखो 1 मोल एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको ग्राम से, किससे कैलकुलेट, किसके अंदर करते हैं हम इसको, ग्राम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। मतलब नॉर्मली अगर मैं बोलो 1 ग्राम, तो समझो आप ग्राम, जैसे ही मैंने बोला समझ में आ गया कि कितने एटम्स की बात हो रही है, 6.023 × 10⁻23 एटम्स की बात हो रही है, ठीक है। इतने एटम्स की जो वैल्यू है उसको किस में नापा जाता है बेटा, ग्राम में नापा जाता है। बाकी डिटेल स्टडीज की करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।